तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं झारखंड पॉलिटेक्निक का जो मैथ का जितने भी फॉर्मूले हैं उसका वन शॉट लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वन शॉट मज़ा आएगा। और जितने भी एनसीईआरटी का मैथ्स में फार्मूला है, सारा फार्मूला यहाँ रिवीजन हो जाएगा आपका, जो कि आपका झारखंड पॉलिटेक्निक जो कि 26 सितंबर को है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो आपके लिए। तो मैं बता दूं कि आप लोग को ये वीडियो कैसे देखना है। तो सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनना। उसके बाद एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। इसमें मैं शॉर्ट नोट ही आप लोग के लिए लाया हूँ, लेकिन उससे भी आप लोग 1 या 2 पेज का शॉर्ट नोट बना लीजिएगा और आधा घंटा कम से कम उसको पढ़ लीजिएगा। यदि आप लोग को सारा फार्मूला याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो फार्मूला याद नहीं है वो आप लोग लिख लीजिएगा और उसको एक बार देख लीजिएगा, तभी आप लोग अच्छा कर पाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, क्योंकि मैक्सिमम क्या लगभग सारा क्वेश्चन आप लोग का जो है फार्मूला बेस ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूला रिवीजन सीरीज को। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड तक देखिए वीडियो को, तभी आप लोगों को पता चलेगा। और यदि आप लोग पसंद नहीं आएगा तो आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। 1 या 2 चैप्टर आप लोग देख लीजिए, यदि पसंद आएगा तो एंड तक देखिए, अदरवाइज आप लोग नहीं भी देख सकते हैं यदि पसंद नहीं आएगा तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, जिसको रियल नंबर के नाम से जानते हैं। ये सब तो पॉलिटेक्निक में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा आप लोग का यदि बेस कमज़ोर है तो वो भी मैं बता देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को कुछ भी डाउट ना रहे। क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में, जो कि इसी स्लाइड पर आधारित था कि 8 से विभाजित होने वाला कुछ इस प्रकार n स्क्वायर माइनस n था। तो इसमें क्या होगा, n का क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, पूर्ण संख्या, इस तरह दिया हुआ था झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में। इसलिए मैंने इस स्लाइड को ऐड किया ताकि आप लोग को वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब में आप लोग को डाउट ना रहे। तो ये तुरंत बता देता। प्राकृतिक संख्या जिसको आप लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, n से डिनोट करते हैं, और ये 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बहुत किसी को डाउट रहता है ये दोनों में। तो मैं बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर जाता अनंत तक यानी इन्फिनाइट तक, और जो पूर्ण संख्या है जिसको होल नंबर बोलते हैं ये 0 से शुरू होता है। दोनों में डिफरेंस बस यही है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। पूर्णांक जैसा कि पूर्णांक में सभी संख्या आ जाता है, नेगेटिव भी जिसमें उसमें शामिल हो जाता है। वो प्राकृतिक संख्या में यदि नेगेटिव भी शामिल, ये पूर्ण संख्या में यदि नेगेटिव संख्या भी शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्णांक बन जाता है। माइनस, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, -4 -3 +1 +2 0, वो सब कुछ आप लोगों को पूर्णांक में आ जाता है। और धनात्मक पूर्णांक जिसमें सिर्फ धनात्मक देख के ही पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4। ऋणात्मक पूर्णांक जो कि नेगेटिव होता है, -1 -2 उस तरह करके। और यहाँ पर देख सकते हैं परिमेय संख्या वो होता है जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। p/q के फॉर्म में जिसको डिनोट किया जा सकता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसको p/q के रूप में डिनोट नहीं कर पाएंगे उसको जो है ये आप लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। और यहाँ q = नॉट जीरो देने का खास रीज़न है कि p/q है, और यदि q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये देखिए ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी कि आप लोग का हर जो है वो 0 हो जा रहा है। हर 0 होने से वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और देखिए परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण है 1/2, जिसको p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। ये सब कुछ बेसिक है, आप लोगों को पता होगा, और बेसिक से भी पूछा जाता है। परिमेय संख्या से भी पूछा गया था कि कुछ दिया हुआ था 5/7, और इस तरह दिया हुआ था 11/, कुछ इस तरह दिया हुआ था 11/9 शायद दिया हुआ था। बोला था इसके बीच में एक परिमेय संख्या क्या होगा। तो परिमेय संख्या जानना तो बहुत ज़रूरी है, और सब निकालने के लिए सबसे पहले हर को आप लोग को इक्वेट करना, उसके बाद निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए, अपरिमेय संख्या बता दी। वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय अपरिमेय पूर्णांक सारा कुछ आ जाता है। अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण यहाँ पे √2 √3 √5 ये सब अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। काल्पनिक संख्या जो कि देखिए रूट के अंदर नेगेटिव है, माइनस है रूट के अंदर, जो कि एक काल्पनिक इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं। और ये तो आप लोगों को पता होगा, 2 या 3rd क्लास से ही आप लोग को पता होगा। भाज्य = भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं, शेषफल किसको बोलते हैं, और भाज्य किसको बोलते हैं। ठीक। और यही यूक्लिड जो आप लोग का एक पढ़े होंगे थ्योरम यूक्लिड पर में, इसी पर आधारित है। a = bq + r। देखिए यहाँ पर a क्या है, भाज्य है, b है भाजक, q है भागफल, r है शेषफल। तो उतना डिटेल में नहीं बताता हूँ, अदरवाइज ये लेंदी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको शॉर्ट में बता दूँ। यूक्लिड
प्रमेय का ये है। और मैं बता देता हूँ कि मैं जो जो पॉइंट आप लोग को लिखने बोलूँगा वो जरूर लिख लीजिएगा। शॉर्ट नोट 1 पेज या 2 पेज में आप लोग का हो जाएगा, उसमें उसी से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, जरूर से जरूर। तो आप लोग को लिखना है जो मैं लिखने बोलूँगा, बाकी ये सब तो आप लोग पता होगा, ये सब से क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी थोड़ा दिमाग में रखना है, इसलिए मैं ये सब बता दे रहा हूँ। इस सब से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और देखिए आर का रेंज क्या है 0 टू बी के, और ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। ये सब का डिनोट आप लोग जानते होंगे, ये लिख लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो संख्याओं का इस तरह लिखना है, दो संख्याओं का एलसीएम लिखिएगा इस तरह, दो संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी, इस तरह लिखिएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, ये लिखना है आप लोग को, ठीक है। ये सब लिख लीजिएगा, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इससे आने का बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है, इस बार आने का बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए, और ये स्लाइड से तो आने का कम ही चांस है, इसको नहीं बताते हैं। चलिए अब बहुपद में आ जाते हैं। पहला चैप्टर खत्म हो गया है और उसमें उतना ही क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने बताया। बहुपद ऐसा, बहुपद किसको कहते हैं वो पहले जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये बहुपद है या नहीं, तो पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें चरों की घात धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक बोलने का मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए, पावर पॉजिटिव होना चाहिए, पावर रेशनल नहीं होना चाहिए। रेशनल मतलब परिमेय संख्या में नहीं होना चाहिए, या फिर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। पावर की बात किया जा रहा है, वहाँ धन पूर्णांक होना चाहिए, मतलब कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, देखिए सबका पावर जो है पॉजिटिव दिया हुआ। देखिए एक्स का पावर 7 है, चर का पावर पॉजिटिव होना चाहिए। चर मतलब कि वेरिएबल जिसको बोल सकते हैं, ठीक। और देखिए यहाँ पे नोट में क्या है कि यहाँ ये आप लोग को बताया गया है कि आप लोग बहुपद में चर का महत्तम घात जो होता है वही बहुपद की घात कहलाता है। घात मतलब पावर किसको बोला जाता है, जो कि उस कोई पोलिनोमियल है, मतलब बहुपद है, उसका जो मैक्सिमम पावर जो दिखाई देगा वही उसका घात कहलाएगा, वही उसका पावर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है मैक्सिमम पावर, यहाँ पर देख रहे हैं एक्स का पावर 7 दिख रहा होगा और यहाँ एक्स का पावर 5 दिख रहा होगा। तो मैक्सिमम घात क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है 7, तो ये इसका घात कहलाएगा, यानी ये इसका पावर कहलाएगा। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं मैक्सिमम पावर 3 नज़र आ रहा होगा, तो 3 इसका घात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि चर के मान को बहुपद के शून्यक कहते हैं। जो चर का मान होता है ना, जैसे x है, इसका कोई वैल्यू निकलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको मान लीजिए 0 हो गया तो इसको कुछ सेटिस्फाई करेगा, वही उसका जो है शून्यक कहलाता है, यानी उसको मूल कह सकते हैं। बाद में उसको फिर मूल कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में उसको मूल कहा जाएगा। चर की जितनी महत्तम घात होती है उतनी ही बहुपद। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा सकता है कि इस तरह दे देगा, बोलेगा इसका क्या होगा, इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो आप लोग को ध्यान देना है कि इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम पावर जो होगा, मैक्सिमम महत्तम घात जो होगा उतना ही उसका शून्यक की संख्या होगा। यहाँ महत्तम घात क्या दिख रहा है 7, तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 7, ठीक। और यहाँ पे आप लोग शून्यकों को मूल भी कहते हैं, जो कि आगे पता चलेगा आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण में। और यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बता देता हूँ कि बहुपद के शून्यक बहुपद को संतुष्ट करते हैं। जैसा कि अभी बताया ना कि उसमें मान लीजिए कोई भी बहुपद है x² - 2x + 3 है, ठीक, इस तरह है। और इसमें क्या पुट करेंगे, जो बोल रहा शून्यक, इसका जो शून्यक होगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। शून्यक का मान x की जगह बैठा देंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लोग पढ़े ही होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको द्विघात समीकरण। और इस तरह का देखिए पावर 1 रहेगा तो आप लोग का घात 1 रहेगा तो रेखीय बहुपद कहते हैं। पावर 2 रहेगा यानी घात 2 रहेगा तो द्विघातीय, और 3 रहेगा तो त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। बहुपद का मानक रूप कुछ भी इस तरह कहा जा सकता है। आप लोग शून्यक तथा मूल ये बता दिए। बहुपद का ग्राफ देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये तो अधिकतर बोर्ड में पूछा जाता है। यदि ग्राफ दिया हुआ रहेगा, पूछा जाएगी कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स एक्सिस को, मान लीजिए एक्स एक्सिस को ग्राफ जितना बार कट करता है उतना ही उसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार कट करता है, एक यहाँ, तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें देखिए एक ही बार टच कर रहा सिर्फ, तो एक ही हो जाएगा इसका शून्यकों की संख्या। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोग दिख रहा होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, मतलब 4 बार टोटल कट कर रहा, तो इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा 4। तो इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें आप लोग कुछ भी 2 चरों वाला है कि इस तरह रहेगा x + y = 5 रहेगा, या फिर 2x + 3y = 4 रहेगा। तो ये आप लोग सॉल्व करने जानते हैं। इसमें से मैक्सिमम यही आप लोग को जानना है कि आप लोग सॉल्व कैसे करें। 3-4 विधि इसमें था, मेथड था सॉल्व करने का, तो कोई भी तरीका से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो कंपटीशन के बोर्ड थोड़ी है कि आप लोग पूछेगा विलोपन विधि सॉल्व करें या फिर इसको बर्जित्र गुणन विधि से सॉल्व करें। तो ये आप लोग किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण यही कहता है, जिसमें ax +
बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो और इसका जो अनंत हल होगा, अनंत हल होने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है तो इसका अनंत हल हो सकता है। ये अनंत हल इसका हो सकता है क्योंकि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उस लाइन पर बहुत सारा पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा उस लाइन को। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको इम्पोर्टेंट, ये सब तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, जो मैं आप लोगों को लिखने बोलूँगा वो आप लोग लिख लीजिएगा, समझ रहे ना। ये देखिए ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना होगा और ये आपको याद भी होगा। यदि याद नहीं है तो आप लोग लिख लीजिए कि प्रतिच्छेदी बिंदु क्या, प्रतिच्छेद कब होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या उसका मतलब उसको क्या बोला जा सकता है। जब a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 तभी आप लोग का एक हल मिलेगा। उसको प्रतिच्छेद भी बोल सकते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब ही एक होता है, एक हल, और संगत इसको बोल सकते हैं। और यहाँ दो आप लोग का रहेगा, दो रेखीय समीकरण रहेगा, उसमें से आप लोग को देखना है कि इसमें केवल एक हल हो रहा है, केवल या फिर अनंत हल हो रहा है या फिर कोई हल नहीं हो रहा। तो इसको चेक करने का यही मेथड है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो सिर्फ एक हल होगा, मतलब एक ही उसका रूट, एक ही शून्यक मिलेगा। और यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ये समांतर रेखा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये कभी इकट्ठी नहीं करेगा एक दूसरे को, तो इसका कोई हल ही नहीं हो निकलेगा। और यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो इसको समपाती बोलेंगे और इसका अनंत हल होगा। अनंत हल होने का मतलब कि एक जो रेखा है, जो लाइन है, वो दूसरे लाइन पर, दूसरे जो लाइन है उसी पर मतलब संपाती है, मतलब कि उसी पर वो चढ़ गया है तो अनंत हल हो जाएगा। यह अनंत जगह पर उसको प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए उसका अनंत हल हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है आप लोग का, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको द्विघात समीकरण जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विघात मतलब मैक्सिमम पावर जो 2 होगा उसी को द्विघात, जैसा कि आप लोग को बताया अभी तो रेखीय समीकरण पर है जिसका मैक्सिमम घात जो 1 था और जिसका मैक्सिमम घात क्या होगा 2, तभी उसको द्विघात समीकरण कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर आप लोग 2 नजर आ रहा होगा, इसलिए उसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। और द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको इस तरह लिखा जा सकता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आप लोग का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और यहाँ ये क्या है, x² का गुणांक, b x का गुणांक और c अचर पद, अचर मतलब वो कांस्टेंट होता है। तो आप लोग जैसा कि पता होगा द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का बहुत 2 तरीका आप लोग सीखे होंगे, बाकी मैं यहाँ पर एक ही तरीका को आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं, और एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र विधि, तो श्रीधराचार्य का फार्मूला ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है -b प्लस माइनस रूट d का ही वैल्यू होता है b² - 4ac। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं d का यहाँ वैल्यू लिखे हैं b² - 4ac। और यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिएगा फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac। और यहाँ पर लिख लीजिएगा d इक्वल टू b² - 4ac। ठीक, उसके बाद आपको ये लिखना है यदि d ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है तो उसका वास्तविक रूट होगा, वास्तविक मूल्य निकलेगा। और वो असमान बोल रहा है, असमान मतलब वो बराबर नहीं होगी, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होगा। तो ये आप लोग लिख लेना है, जब d इक्वल टू 0 तो रूट जो होगा, जो उसका मूल्य निकलेगा वो वास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। और यदि d इक्वल टू 0, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों रूट समान है और अल्फ़ा और एक दूसरा रूट दे दिया था उसका 1/3 गुना है, तो उस तरह भी आप लोग पूछा जा सकता है। d इक्वल टू 0 पर वास्तविक और समान होता है, मतलब कि इसमें दोनों रूट, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो d इक्वल टू 0 होगा तो दोनों रूट बराबर होगा, अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोल सकते हैं। और यदि दोनों d इक्वल टू 0 है तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी ये वास्तविक होता है और समान होता है। d नेगेटिव में आप लोग काल्पनिक होता है, d नेगेटिव में बहुत कम चांस है कि आप लोग को पूछा जाएगा, तो इसको नहीं भी लिख सकते, ये दोनों पर ही आप लोग को सवाल पूछा जाएगा और ज़्यादा चांसेस है d इक्वल टू 0 पर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब d इक्वल टू 0 होगा तो आप लोग का जो मूल होगा वो दोनों इक्वल होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप लोगों को कैसे लिख सकते हैं। जब मूलों का योग बोला जाता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको गुणनफल कह सकते हैं, मूलों को गुणनफल c/a होता है। इसके अलावा आप लोग ये लिख लीजिए, ये आप लोग को लिखना है। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है
अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि इस बार पूछा गया था 2019 में। तो इसका भी फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, √d/a होता है। ठीक, ये यहाँ पॉजिटिव होगा। आप लोग यदि नेगेटिव भी वहाँ दिया हो रहेगा तो मॉड लगा सकते हैं। मॉड मतलब मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, माइनस भी लिखेंगे। मान लीजिए मॉड के अंदर -2 आ गया तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको एक मतलब माइनस तो नहीं देगा मेरे अनुसार, तो फिर भी आप लोग मॉड के बारे में बता दिए कि वहाँ मॉड होता है। अदरवाइज आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए ना, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू √d/a, ये याद रखना। ठीक, और ये दोनों लिखना है और ये लिखना है। बाकी इस पर पूछा जाता है इसलिए मैंने बोला। और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को बनाने दिया जाएगा, अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स दे दिया जाएगा, तो आप लोग को पता होगा x² माइनस मूलों का योग, यानी क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। इस तरह आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। 2 रूट्स दिया जाएगा ये, और यदि इस फॉर्म में आप लोग का यदि रूट्स दिखा जाएगा, बोलेगा कि एक रूट इसका अल्फ़ा प्लस रूट बीटा है, मतलब कि ये समझ सकते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में दिया हो रहेगा। तो दूसरा जो रूट नहीं दिया हो रहेगा, मान लीजिए एक रूट दिया होगा अल्फ़ा प्लस रूट बीटा, तो बोलेगा दूसरा रूट क्या होगा, तो दूसरा रूट हो जाएगा अल्फ़ा माइनस रूट बीटा। मतलब इस तरह आप लोग का एग्जाम्पल के द्वारा बता देते हैं। मान लीजिए कोई बोलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट जो है 2 माइनस √3 है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, तो दूसरा रूट ये हो जाएगा 2 प्लस √3। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। ठीक, ये सब आप लोग को माइंड में रखना है और ये भी लिख लेना है। जो मैं लिखने बोल रहा हूँ वो आप लोग को लिख के रखना है। आ जाइए एपी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसमें 2-3 फार्मूला है ही, वो फार्मूला आप लोग रट लीजिए, वो लिख लीजिए जो मैं बोलूँगा। और एपी क्या है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, जिसका समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। ऐसी श्रेणी मतलब ये तो आप लोग जानते हैं। एपी का डेफिनेशन में बताने से क्या होगा, मैं यहाँ फिर भी लिख दिया हूँ। जैसे एपी का उदाहरण 2, 4, 6, मतलब समान अंतर होने का मतलब क्या है, आप इसमें इसको घटाइए, 4 - 2 इक्वल टू 2 आया। अब इसमें इसको घटाइए, 6 - 4 इक्वल टू 2 आया। मतलब दो पदों का जो ये डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होगा। बस डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स आर ऑलवेज इक्वल, तो वो आप लोग का हो जाएगा एपी कहलाएगा। और ये आप एपी का आप लोग देख सकते हैं जो जनरल टर्म किस तरह लिख सकते हैं, ये आप लोग लिख लीजिए। Tn इक्वल टू जो होता है a + n - 1 इंटू डी, ये आप लोग को लिखना। और a जो है फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और n टोटल नंबर ऑफ टर्म है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रथम पद, हिंदी में बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, अदरवाइज आप लोग इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। T1 इक्वल टू a, प्रथम पद जो होता है सार्वअंतर d इसको बोलते हैं। d इक्वल टू T2 - T1 इसको लिख सकते हैं। ठीक, और Tn को An भी आप लोग बोलते होंगे, तो घबराइएगा मत, Tn और An दोनों सेम होता है। चलिए, इसमें पहला फार्मूला ये हो गया, ये आप लोग लिख लीजिए। Tn इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। ठीक, ये आप लोग जानते होंगे a क्या है, n क्या है, d क्या है, बता दिए। अब चलिए नेक्स्ट फार्मूला आप लोग का एपी का ये है। तो देखिए ये भी फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। An इक्वल टू लास्ट से बोल रहा है, एपी का अंतिम से nवां पद निकालने का फार्मूला है। An इक्वल टू L - n - 1 इंटू डी। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कोई एपी है 2, 4, 6, 8, 10। हम बोलेंगे कि इसको अंतिम से दूसरा पद क्या होगा, ये निकालने बोलेंगे। अंतिम से दूसरा पद क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं अंतिम से दूसरा पद क्या होगा, 8 आ रहा है ना। तो इसको इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। An इक्वल टू L - n - 1 इंटू डी। तो आप लोग को याद रखना है An इक्वल टू L - n - 1 इंटू डी कब लगाते हैं, जब ये अंतिम से निकालने बोला जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल अभी लिए थे 2, 4, 6, 8, 10। देखिए इसको निकालते कैसे, n इक्वल टू हम बोले थे अंतिम से दूसरा पद निकालना है, तो जो कि 8 आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसको फॉर्मूला में बैठा कर निकालते हैं। l पहले l क्या होगा, 10 होगा, लास्ट टर्म को l बोला जाता है। l माइनस n - 1, n - 1, n क्या मतलब दूसरा पद बोल रहा है, कितना पद बोल रहा है कि ये अंतिम से दूसरा पद ही निकालने बोले थे। n का वैल्यू 2 हो जाएगा, -1 इंटू डी। डी यहाँ क्या है, डी भी 2 हो जाएगा, देख सकते हैं। 4 - 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10 - 2 - 1 1 हो गया, और 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या निकला, 8 निकला। और यहाँ देखिए 8 है ना सेकेंड टर्म, तो वही तो निकालने बोले कि अंतिम से दूसरा पद क्या होगा। अंतिम से दूसरा पद निकालने का ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर बैठा है, तो आप लोग का अंतिम से दूसरा पद निकल गया। ठीक, और ये तो आप लोग को पता होगा। अदरवाइज ये लिख सकते हैं, मान लीजिए A, B, C 3 टर्म है, 3 पद है जो कि एपी में है, तो B को इस प्रकार लिखा जा सकता है, B इक्वल टू A + C/2, जो कि एवरेज जैसा कि आप लोग को लग रहा होगा, एवरेज जैसा। इसलिए यहाँ पर देखिए B को A तथा A व C का माध्य भी कहते हैं। माध्य यानी कि एवरेज यानी औसत बोल सकते हैं।
क्यों ऐसा हुआ कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बी माइनस ए का वैल्यू जो होगा वो सी माइनस बी के इक्वल होगा, और बी को इस साइड ले गए तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी और बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं। अदरवाइज एक इस तरफ आया था 2019 में ए बी सी 3 AP है, कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने बताया था कि ए इक्वल टू 1 ले लीजिए, बी इक्वल टू 2 ले लीजिए, सी इक्वल टू 3, मतलब मान के भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं इजीली, जो कि मैंने सॉल्व करके आप लोग को बताया था, जो लाइव क्लास अटेंड किए थे उनको पता होगा। बाकी ये फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए आप लोग, SN का फॉर्मूला जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये भी एक फॉर्मूला होता है SN का, जो कि लास्ट टर्म के द्वारा यदि दिया हुआ रहेगा तो आप लोग निकाल सकते हैं SN इक्वल टू n/2 a प्लस AL। तो ये सब आप लोग को लिख लेना है, जो मैं अभी बता रहा हूँ लिखने के लिए वो लिख लेना है, ठीक। ये फॉर्मूला भी आप लोग को लिख लेना है। बाकी ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि बहुत किसी को नहीं मालूम रहता है, और आप में से भी मुझे उम्मीद है कि बहुत किसी को नहीं मालूम होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला है, इस पर पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बन रहा है। जो TN है, जैसे अभी एक फॉर्मूला पढ़े ना, a प्लस n-1 इंटू डी होता है TN का फॉर्मूला, और TN का फॉर्मूला ये भी होता है, तो दोनों साथ में लिख लीजिए एक जगह, SN माइनस SN-1, ठीक। और जो SN है वो तो योग वाला टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि SN अभी पढ़े ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, SN इक्वल टू पढ़े n/2 a प्लस an, या लास्ट टर्म L, तो उसी प्रकार ये SN वही है। तो इसको मान लीजिए हम निकालना चाहेंगे T2 इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। T2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, SN माइनस SN-1 बोले तो H2 माइनस SN-1, तो अब 2 माइनस 1 1 S2 माइनस 1, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं T2 इक्वल टू H2 माइनस S1, ठीक। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, ये लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आप लोग को त्रिभुज है, बहुत ही ज़्यादा, इससे भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें क्या पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, और वो आप लोग को लिख लेना है। बाकी आप लोग ये तो पता ही होगा त्रिभुज क्या है, कैसे बनता है, कैसे नहीं। इसमें आप लोग जानना ये है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, और मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है, फिर भी मैंने बेसिक से उठाया। समरूप आकृति क्या है, जो कि एक तरह का दिखता है, बाकी यहाँ हिंदी के टर्म में आप लोग नहीं जाना, समझना है कि जो कि एक तरह का दिखता है, एक ही जैसा दिखता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उससे मतलब नहीं, वो एक जैसा दिखना चाहिए, ठीक। जैसे कि आप देखिए ये सर्कल जो है वृत्त है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा इस वृत्त के मुकाबले, लेकिन दोनों वृत्त जो है समरूप कहलाता है। समरूप मतलब कि दोनों का रूप समान होना चाहिए, दोनों एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे यहाँ त्रिभुज है ट्रायंगल, और यहाँ ट्रायंगल, दोनों एक जैसा दिख रहा है तो वो समरूप हो गया। बाकी और सर्वांगसम आप लोग को जानते हैं कि दोनों एक ही जैसा दिखना तो चाहिए, और दोनों शेप मतलब उसका जो शेप है वो भी सेम होना चाहिए, और उसका जो आकार है, आमाप जिसको बोल सकते हैं, वो भी सेम होना चाहिए। मतलब वो उतना ही साइज भी उतना ही सेम होना चाहिए, और उसका जो शेप है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे देखिए ये दोनों का शेप सेम है, और आकार मतलब ये वृत्त है और ये भी वृत्त है, और ये जितना बड़ा है ये भी उतना ही बड़ा, उसी प्रकार ट्रायंगल में भी देख सकते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए सर्वांगसम में क्या होता है कि मान लीजिए एक वृत्त है और दूसरे वृत्त है, दोनों सर्वांगसम है, तो एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर यदि आप लोग रख देंगे ना, तो जो नीचे वाला वृत्त है वो पूरी तरह से ढक जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है आप लोग का, ठीक। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। और समरूप निकालने का क्या आप लोग क्राइटेरिया है, ये यहाँ से देख सकते कौन कौन समरूपता है। ट्रिपल ए यानी तीनों ए बराबर रहेगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। यदि ये एस रहेगा तो तीनों भुजा इक्वल रहेगा तो आप लोग बोल सकते हैं वो दोनों त्रिभुज समरूप है। एस से भी बोल सकते हैं ए और आर एच एस वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोलूँगा वो आप लोग लिखना, ये तो समझने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और आया था और आएगा, ठीक, आया था आएगा आते रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग ये देखना है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जो कि समरूप है, तो समरूप का ये होता है क्राइटेरिया कि जो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो इक्वल होता है। जैसा कि यहाँ संगत भुजा का अनुपात इक्वल दिखाया गया, AB इक्वल टू DA इक्वल टू BC, AB बाई DA इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। और ये लिखना है समरूप त्रिभुज, ये लिख लेना आप लोग को, और ये लिखना है और ये लिखना, तीन फॉर्मूला यहाँ से लिखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आप लोग का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ, मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। बस ये लिखना थ्योरम था एक। और यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं माध्यिका, या फिर यदि शीर्षलम दिया हुआ रहेगा माध्यिका या शीर्षलम, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। मतलब जैसा कि आप लोग बढ़े ना, समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है, उसी प्रकार यहाँ भी माध्यिका के वर्ग के भी बराबर हो सकता है उसका अनुपात, ठीक। तो ये आप लोग को लिख लेना। नेक्स्ट निर्देशांक ज्योमेट्री यानी क्वाड्रेटिक
ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पहुंच गए हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश। ठीक, यहाँ पे सभी लोग पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे x माइनस होता है, y पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x भी माइनस होता है और y भी नेगेटिव होता है। यहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव होता है और y जो नेगेटिव होता है। ये आराम से आप लोग देख सकते हैं। 0 से इस तरफ जाएंगे तो आप लोग को पॉजिटिव x मिलेगा, पॉजिटिव y मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव y मिलेगा, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव y मिलेगा और इधर जाएंगे तो नेगेटिव x मिलेगा। तो ये तो आप लोग को पता होगा देखने के लिए, बाकी इसमें इतना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू, मान लीजिए कोई पॉइंट है x1 y1 और दूसरा जो पॉइंट है वो है x2 y2। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे। तो रूट अंडर x1 माइनस x2 कुछ भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 लिख सकते हैं या फिर x2 माइनस x1, दोनों सेम होगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, नेगेटिव भी आएगा तो वो स्क्वायर होने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं। देखिए ये वाला लिख लीजिए आप लोग, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, यहाँ दिखाएगा मैंने x1 माइनस x2 लिखा, जो कि स्क्वायर है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा हमेशा, और डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये यहाँ पे ये वाला लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसमें ये वाला लिख सकते हैं जो विभाजन सूत्र होता है। तो विभाजन सूत्र को याद रखने का ट्रिक क्या है कि जैसे मान लीजिए इस तरह कोई हम विभाजन सूत्र को याद रखने ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, और यहाँ एक पॉइंट है x y, और जो x y पॉइंट है वो इस जो लाइन है इसको m1:m2 के रेशियो में विभाजित कर रहा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू देखिए यहाँ पर, देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा m1:x2। देखिए क्रॉस जाना है आप लोग, क्रॉस जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, m1:x2 प्लस m2:x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, ये वाला आप लोग को याद रखना है, और y का भी ठीक उसी प्रकार का आप लोग को निकाल लेना है जैसा भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक, दोनों एक ही तरह का है। और इसमें यदि बोला जाएगा कि बाह्य विभाजन सूत्र, ये अधिक बोलेगा कि अंतर विभाजन कर रहा तो वो अभी जो फार्मूला बताए वो लगेगा, तो इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। और यदि बाह्य विभाजन बोलेगा तो ये फार्मूला लगेगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर देना, बाकी कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है। देखिए जो वहाँ प्लस करते तो वो यहाँ पे माइनस है बस, तो आप लोग का प्लस की जगह माइनस करेंगे। बाह्य विभाजन सूत्र यदि पूछा जाएगा। मध्य बिंदु ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, और जो p पॉइंट है वो इस ए बी को मतलब मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु P जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। त्रिभुज के ये क्या बोलते हैं, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको लिख लेना है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। उसमें आया था ये x का वैल्यू दे दिया था, वो इसमें x1 x2 का वैल्यू दे दिया था, x3 का वैल्यू पूछा जा रहा था, बस इतना ही पूछा जा रहा था। तो आप लोग फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। फार्मूला तो यही है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, केंद्रक का बोल रहा है निर्देशांक निकालने का, और y कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह आप लोग यहाँ जो केंद्रक होगा उसका पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट, तो इस तरह निकाल सकते हैं। त्रिभुजीय क्षेत्रफल तो आप लोग को बता ही दिए थे कल, कैसे याद रखना है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2, इसको याद रखना ट्रिक ये है। देखिए ये बहुत किसी को याद नहीं रह सकता, तो 1 2 3 याद रखना है, यहाँ से याद रखना 2 3 1, यहाँ से याद रखना 3 1 2। ठीक, त्रिभुजीय क्षेत्रफल याद रखना, त्रिभुजीय क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी लिख लीजिए आप लोग। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट जो मैं लिखने बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। बाकी संरेख का प्रतिबंध, ये तो यदि आप लोग ये स्ट्रेट लाइन कोई पढ़े होंगे यदि, तो बहुत ही जल्दी बना देंगे संरेख का प्रतिबंध। बाकी जो नहीं पढ़ेंगे 10th लेवल से भी ये बनाया जा सकता है। यदि त्रिभुजीय क्षेत्रफल संरेखी मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट यहाँ, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है यदि है तो उससे बनने वाला त्रिभुजीय क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यही तो दिखाएगा। देखिए यदि तीनों बिंदु संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर है
तो उसका जो त्रिभुज क्षेत्रफल बनेगा वो तो जीरो हो जाएगा, त्रिभुज कोई बनेगा ही नहीं तो क्षेत्रफल कहाँ से बनेगा, फिर क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। तो इसलिए बोला है कि संरेखी चेक करने का ये एक मेथड है, त्रिभुज क्षेत्रफल जीरो कर दीजिए, या फिर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो तीनों बिंदु जो है वो संरेखी होगा। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, और ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, और ए सी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी, ये भी लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग का रिजल्ट दिए हैं तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज कैसे बनता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ कि बोला था कि कौन सा त्रिभुज पॉसिबल नहीं है, 3 बिंदु दे दिया हुआ था, बोला था कौन सा त्रिभुज बनाना इसमें से पॉसिबल नहीं है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर आ देते हैं। देखिए छोटा सा लाइन लेकिन क्वेश्चन पूछा गया झारखंड पॉलिटेक्निक में, छोटी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बस यही रखना है। मान लीजिए 2 3 5 है तो क्या इससे त्रिभुज बन सकता है, यही क्वेश्चन था। 2 3 5 से कोई त्रिभुज बन सकता है तो नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि 2 छोटी भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन तीसरी के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ इक्वल हो जा रहा है, तीसरी और बड़ा नहीं, तो इससे त्रिभुज नहीं बन सकता। यहाँ 6 होता तो फिर भी नहीं, 2 त्रिभुज तब बन जाता। देखिए यहाँ बोल रहे 2 छोटी तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक, नहीं बनता। 6 की जगह 4 होता तब बनता। मान लीजिए 2 3 5 है तो इससे बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 2 छोटी भुजा का योग है जो इसके बराबर हो गया, तो इस नहीं बन पाएगा ना। तो उसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए, उससे छोटा भी नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। तो मान लीजिए 2, 3 और 4 है तो इससे त्रिभुज बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि देखिए 2 भुजा का योग है, तीसरी भुजा से बड़ा है। तो बस ये कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आया हुआ था। समद्विबाहु त्रिभुज जो कि 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, 2 एंगल बराबर होगा आमने सामने का। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो कि एक 90 डिग्री बनाता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो कि 2 कोण, मतलब यहाँ पर समद्विबाहु समकोण मतलब समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, उपरोक्त दोनों, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर है समांतर, ये मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट दे देता है, बोलता है कि ये क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, 4 पॉइंट दे देगा। और इससे पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसमें आयत बन रहा था, तो ये सब जानना होगा। समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर है समांतर, और समलम चतुर्भुज सम्मुख भुजाओं का एक युग में समांतर होना चाहिए। समलम इस तरह होना चाहिए, मान लीजिए ये एक भुजा है, ये एक भुजा, तो देखिए ये और ये दोनों पैरेलल है, मतलब कि समानांतर है, तो वो समांतर होना चाहिए, तो ये समलंब हो जाएगा। सम्मुख भुजाओं का एक युग में समांतर, कोई एक युग में समांतर होना चाहिए। सम चतुर्भुज चारों भुजाएं जो होता है वो बराबर होता है। सम चतुर्भुज के इस तरह आप लोग ले सकते हैं, चारों भुजाएं जो बराबर होता है। आयत जैसा कि आप लोग पता है, विकर्ण भी इक्वल होगा, ये 2 भुजा भी इक्वल होगा, ये 2 भुजा भी इक्वल हो जाएगा, और विकर्ण भी इक्वल हो जाएगा, ठीक। वर्ग जो होता है वो सभी भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर, ठीक, ये तो जानते होंगे। यहाँ से फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h होता है, कॉस थीटा का b/h, टेन थीटा का p/b, और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग ph² इक्वल टू b² प्लस p²। और यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये सब लिख लीजिए, जो भी बोल रहा हूँ वो सब लिख लीजिए। और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, चलिए जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको तो याद रखना ही है। इसको याद रखेंगे तो पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आएगा इसी टेबल से। तो यहाँ साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 को 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। लेकिन कॉस की साइन के ऑपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है। यदि साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग को याद रखना, बाकी याद ही होगा आई थिंक, तो ज़्यादा इसमें डिस्कस करने वाली बात है नहीं। ये आप लोग को याद रखना है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, ये सब लिख लेना, ठीक, लिख लीजिएगा, शॉर्ट नोट बन जाएगा। और ये भी आप लोग को याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यदि इससे पूछा जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज इससे नहीं पूछा जाता है। फिर भी याद रख लीजिएगा, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसको डबल कर दीजिए तो 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी डबल करना होगा इस साइड भी, तो वो 360 हो जाएगा। और इसको आधा कर दीजिए, पाई/2 क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, 180 का आधा, ठीक। और इसको याद रख लीजिए, ये से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा,
और टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये तीनों तो अपने आप याद हो जाएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट। ठीक, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो इसको स्किप करते हैं, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक, इससे भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है 2019 में। टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ था, टेन थीटा का वैल्यू -4/5 दिया हुआ था, बोला था साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ। ठीक, तो ये इसी पर आधारित है कि देखिए मैंने सॉल्व करके दिखाया भी था, ये यहाँ पर सब पॉजिटिव होता। सब बोलने का मतलब क्या है कि साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी, टेन थीटा भी, कॉट थीटा भी, कोसेक थीटा भी, सेक थीटा भी। यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन का जस्ट ऑपोजिट यानी कोसेक भी पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ये वही है क्वाड्रेंट, ये वही है जो आप लोग निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़े थे ना, तो वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा पढ़े थे, सेकंड क्वाड्रेंट, तो वही है ये क्वाड्रेंट सिस्टम यहीं पर है। तो यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये लिख लीजिए। टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो टेन का वैल्यू दिया था नेगेटिव, तो टेन का वैल्यू नेगेटिव दिया था, या फिर ये या तो वो सेकंड में रहता या फिर वो फोर्थ में रहता। तो बोला था कि टेन थीटा का वैल्यू -4/, कुछ दिया होता तो बोला था उसका साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो वो +-2 निकला था। और ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, साइन के अंदर माइनस थीटा रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, कॉस के अंदर माइनस थीटा रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इवन फंक्शन है, फंक्शन अभी नहीं जानते होंगे। टेन के अंदर माइनस रहेगा तो माइनस निकल जाएगा, कोसेक के अंदर माइनस रहेगा, मतलब कि ये कॉस और इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, सेक। उस सब के अंदर यदि माइनस थीटा होगा तो वो दोनों पॉजिटिव ही देगा, सेक थीटा और यहाँ पे देख सकते हैं कॉस थीटा। अदरवाइज जितने भी है बाकी सब का सब बाहर निकल जाएगा माइनस, साइन के बाहर निकला माइनस, टेन के बाहर माइनस, कॉट के बाहर माइनस, कोसेक के बाहर माइनस। हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार पूछा गया था पेड़ टूट गया तो पेड़ का लंबाई क्या होगा, इस तरह जो 10th में आप लोग बनाए थे। तो इसमें सिर्फ यही याद रखना है। उस हाइट एंड डिस्टेंस का अधिकतर क्वेश्चन टेन थीटा से बनता है, टेन थीटा से ही बनता है अधिकतर क्वेश्चन आप लोग देखा जाएगा। तो इसको जानते हैं उन्नयन कोण किसको कहते हैं, उन्नमन कोण किसको कहते हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं, बाकी वो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से आप लोग बना लेंगे। वृत्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये आप लोग जानते होंगे। देखिए फिर भी मैं बता देता हूँ, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ये सब तो जानते हैं। जीवा किसको कहते हैं, चाप किसको कहते हैं, त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, तो ये वही बताया गया। बाकी सकेंद्र, इस पर भी सवाल पूछा गया था। सकेंद्र क्या होता है, जिसका जो जिसका केंद्र एक ही होता है। सकेंद्र मतलब देखिए ये त्रिभुज बोल रहे हैं, इस वृत्त का भी केंद्र यही पॉइंट है और बड़े वाला वृत्त का भी केंद्र यही पॉइंट है, इसकी वो सकेंद्र मतलब एक साथ केंद्र होता है, मतलब दोनों का एक ही केंद्र होता है, एक साथ क्या दोनों का एक ही केंद्र होता है। और देखिए यहाँ पर एक वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं, जीवा इसको बोलते हैं, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। और देखिए चक्र चतुर्भुज क्या होता है, चक्र चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसका जो चारों शीर्ष है वो वृत्त पर लाई करता है, वृत्त को टच करता है, तो वो चक्र चतुर्भुज होता है। चक्र चतुर्भुज में एक इंपॉर्टेंट आप लोग को लिख लेना ये कि आमने सामने का जो कोण है, मान लीजिए ये थीटा है, ये अल्फा है, ठीक, तो थीटा प्लस अल्फा हमेशा होगा 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार ये इसको और इसको जोड़ने पर, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री, ये एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में। स्पर्श रेखा ये होता है। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, त्रिज्या स्पर्श पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर जो है त्रिज्या लंब होती है। देखिए ये स्पर्श बिंदु हो गया और त्रिज्या ये है, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो ये इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह दिया हुआ था, दो सकेंद्री दिया हुआ था जिसमें, और इस तरह बड़ा मतलब कुछ दिया हुआ था इसी प्रकार से। और छेदक रेखा जो कि उसको वृत्त के आर पर मतलब प्रतिच्छेद करता है, ठीक। और यहाँ पे ये याद रखना है कि किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया तो उसका जो लंबाई वो हमेशा इक्वल होगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो PA = PB, ये भी आप लोग को पता होगा। ये आप लोग लिख लीजिए जो लिखने बोल रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आएगा ही, 2-3 क्या 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा इससे। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनना और लिख लीजिए, सबका क्षेत्रफल लिख लीजिए, और जिसका भी मैं बता रहा हूँ सब लोग लिख लीजिए। वृत्त का परिमापन क्षेत्र, वृत्त की परिधि जो होता है 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², जैसा कि पता होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो उसमें 2 से भगा दीजिए तो वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ½ πr² हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी बताता हूँ, एक अर्धवृत्त है, ठीक,
जैसे वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, बोलेंगे अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा। बहुत कोई बोलेंगे जैसे वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भागा दे दिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, उसी प्रकार 2πr में 2 से भागा दे देंगे तो अर्धवृत्त का परिधि निकल जाएगा, तो πr हो जाएगा। बहुत किसी को लग रहा होगा कि अर्धवृत्त का जो परिधि है वो πr होता है, लेकिन वो गलत है। मान लीजिए ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो लिख लीजिए πr, और ये वाला भी तो जोड़ना होगा। ये वाला ये कहाँ से परिधि मतलब क्या होता है, वो कितना घेर रहा, देखिए टोटल लंबाई पूछा जाता परिधि मतलब, तो ये पूरा हो गया, इसको खाली बोला जाएगा तो ये πr हो गया, और ये भी तो जोड़ना होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या व्यास है, व्यास को क्या लिख सकते हैं 2r। तो इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं अर्धवृत्त का परिधि πr + 2r, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, πr + 2r लिख लीजिए अर्धवृत्त का। यहाँ से r यदि कॉमन ले लेंगे तो π + 2 इस तरह ही याद रख सकते हैं। चलिए वृत्त का व्यास जो होता है d = 2r पढ़े होंगे, तो ये लिख लीजिए जो नहीं पता है। और रिंग है, रिंग मतलब क्या है, सकेंद्रीय है, वही बोल सकते हैं। उसमें बड़ा का जो त्रिज्या r है कैपिटल R, छोटा का स्मॉल r है, तो बोलेगा ये जो येलो वाला भाग है उसका क्षेत्रफल निकालने। तो येलो वाला कैसे निकलेगा, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, वही यहाँ पर दिया है पाई कैपिटल R² - पाई स्मॉल r², तो वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा जो कि येलो पार्ट में दिख रहा है। बाकी त्रिज्यखंड वृत्तखंड से संबंधित क्षेत्रफल इससे भी पूछा जाता है। इस बार पूछा गया था लंबाई पूछा गया था, चाप की लंबाई पूछा गया था। ठीक, ये चाप की लंबाई पूछा जाएगा, लघु चाप की लंबाई इस तरह पूछा गया था। तो याद रखना लघु चाप की जो लंबाई होता है θ/360 × 2πr, ये भी लिख लीजिए। चाप की लंबाई θ/360 × 2πr, उसका बोलेगा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 × πr²। और दीर्घ चाप की लंबाई बोलेगा तो परिधि माइनस लघु चाप की लंबाई से आप लोग निकाल सकते हैं, परिधि माइनस लघु चाप की लंबाई। और यहाँ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं, ये लिख लीजिए ये सब। बाकी देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलेगा, लघु वृत्तखंड मतलब क्या, देखिए येलो वाला पार्ट जो है ये लघु वृत्तखंड है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये जो है पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका जो मैंने डार्क किया है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उसमें जो है ये ट्रायंगल जो है AOB उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो वो निकल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और यदि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या निकालना होगा हमको, दीर्घ वृत्तखंड मतलब ये वाला हो गया पार्ट, ये वाला पूरा, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें आप लोग लघु वृत्तखंड का ये वाला पार्ट घटा दीजिए, तो आप लोग का निकल जाएगा क्या, ये वाला हो गया, सॉरी मैंने ये वाला बोल दिया था, ये वाला नहीं, ये वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड। तो इसको निकालने के पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें आप लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो वो निकल जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये इसको भी लिख लेना है सब कुछ, ये जानना जरूरी है। कभी कभी इससे भी सवाल पूछा जाता है कि घनाभ का कितना पृष्ठ होता है, पृष्ठ मतलब ये, थोड़ा इसको अच्छा से बना देते, छोड़िए यहाँ से नहीं बन रहा। घनाभ का बोल रहा समतल पृष्ठ कितना होता है, तो 6 होता है, एक ये हो गया, एक ये साइड हो गया 2 3, एक इधर साइड 4, एक नीचे साइड 5, और एक इसके जस्ट ऑपोजिट वाला 6 हो गया। और शीर्ष कितना होता है 8 होता, 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ होता 8। और भुजाएं कितना होता 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उधर होगा 9 10 11 12 हो जाएगा। और इधर विकर्ण कितना होता है 4 होता है। तो ये घनाभ के बारे में जानना जरूरी है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × L + B × H, ये सब लिख लीजिए। घनाभ का आयतन L × B × H, घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H²। तो ये सब आप लोग को लिख लेना और याद रखना। उसी प्रकार घन का लिखना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², घन का आयतन क्या होता है a3, और घन का विकर्ण a√3, ये याद रखना है, लिख लीजिए। बेलन में आ जाइए, बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल बोल रहा है। सिरे का क्षेत्रफल बोलने का मतलब क्या है, जैसे ये बेलन
सिरे मतलब ये वाला बोल रहा है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, तो एक सिरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि वृत्त है। बेलन की परिधि क्या होगा 2 पाई आर, बेलन की परिधि नहीं, ये तो वृत्त का परिधि है, सॉरी लिखने में गलती हो गया। जैसे यहाँ बोला ना बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला को बोल रहा है, ये वाला पार्ट को बोल रहा है, तो इसी का परिधि बोल रहा है, तो 2 पाई आर होगा। ठीक, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो लिख लीजिएगा ये सब। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल और ये दो सिरों का क्षेत्रफल, ये वाला दोनों सिरा क्या है वृत्ताकार है, तो वो दोनों का सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि यहाँ देखें, और दो वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सिरों का क्षेत्रफल, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप लोग 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये भी लिख लीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई को जानते होंगे 22/7 या 3.14 लिखा जा सकता है। बाकी शंकु में आ जाइए। शंकु में ये जानना जरूरी है, तिर्यक ऊंचाई जो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होता है। वृत्ताकार सिरों के क्षेत्रफल, ये भी वृत्ताकार मतलब ये आप लोग जानना नहीं है, ये दोनों नहीं जानना, ये तो वृत्त के बारे में डिस्कस किया गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये होता है तिर्यक ऊंचाई पाई आर एल, लिख लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, चलिए छिन्नक से कम ही सवाल आता है, छिन्नक से आता ही नहीं है बोला जाए तो, क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है, फिर भी मैंने इसमें रख दिया, अदरवाइज इसको आप नहीं भी कर सकते, इसको मत कीजिए। इससे क्वेश्चन आएगा भी तो आप मत बनाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने रख लिया। यदि आप लोग फार्मूला नहीं जानते तो देख लीजिए एक बार सिर्फ, बाकी इससे क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस है। गोला अर्धगोला, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, लिख लीजिए। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए प्रायिकता से भी 2-3 क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखना है। अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल प्रकार डिवाइडेड बाय कुल प्रकार, ये याद रखना है। देखिए पी कोई इवेंट दिया हुआ जिसमें अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर में लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या, और कुल परिणामों की संख्या नीचे लिखना है। प्रायिकता का यही होता है, और इसको ये याद रखना। इवेंट जैसे मान लीजिए बोलेंगे, जैसे कोई इवेंट है तो पी ई प्लस पी ऑफ नॉट ई, इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि जैसे उसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक सिक्का को उछाला गया तो उसमें हम बोलेंगे हेड आने की प्रायिकता क्या होगा 1/2 होगा, तो हेड आने की प्रायिकता को पी ई लिख दिए, हेड आने की प्रायिकता को। तो हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, हेड नहीं आया मतलब टेल आया तो टी लिख सकते हैं। तो ये दोनों को ऐड करने पर क्या होगा 1 होगा। देखिए दोनों को प्रायिकता को ऐड करने पर, जैसे प्रायिकता क्या हुआ 1/2 हुआ हेड आने का, और टेल आने का क्या हो गया 1/2, जोड़ेंगे 1 हो गया। ठीक, अब देखिए ताश की गड्डी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोग को जानना होगा। ताश क्या होता है, लाल होता है, काला होता है, 2 कलर का होता है। लाल में भी डायमंड होता है, हार्ट होता है, देख सकते हैं उन लोग को सेव किया, जिसको ईंट और पान बोलते हैं। और काला में क्या होता है हुकुम होता है और चिरी होता है। ठीक, सब में 13 होता है, 13 कार्ड, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है 52। और इसमें से फेस कार्ड आप लोग को 4 होता है, फेस कार्ड 4 होता है। फेस कार्ड ये इसको बोल सकते हैं फेस कार्ड ये। ठीक, तो इससे कम सवाल आता है, इसको नहीं भी कर सकते हैं। बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा इसको बनाने में, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप लोग को कैसा लगा। और आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छा से एग्जाम दीजिए, मस्त ही जाएगा। इसको अच्छा से शॉर्ट नोट जैसा मैंने बताया वो सब कुछ आप लोग को लिख लेना है अच्छी तरीके से, और एक बार रिवाइज कर लेना। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं फिजिक्स के लिए भी बनाऊँगा इसी तरह का वीडियो। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। PDF चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कैसा वीडियो लगेगा कमेंट